लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, फ्रांस जिस क्रूर इतिहास को नजरअंदाज करता रहा, अब वो आखिरकार सामने आ रहा है। इसमें फ्रांस के औपनिवेशिक अतीत के एक ऐसे काले सच की चर्चा की गई है जिसे लंबे समय तक दबाकर रखा गया। लेख बताता है कि 17वीं सदी में लुईस 14 द्वारा लागू किया गया कोड नॉर दरअसल वो कानून था जिसने अफ्रीकी गुलामों को कानूनी तौर पर संपत्ति बना दिया। हैरानी की बात यह है कि ये कानून तकनीकी रूप से आज तक खत्म नहीं किया गया था और अब 300 साल से ज्यादा समय बाद फ्रांस की संसद इसे औपचारिक रूप से खत्म करने जा रही है। लेकिन लेख का कहना है कि सिर्फ कानून हटाना काफी नहीं है। असल सवाल उस सोच और इतिहास का है जिसने ऐसे कानून को जन्म दिया। लेख समझाता है कि ये कानून सिर्फ आर्थिक शोषण का जरिया नहीं था, बल्कि धर्म और सत्ता के गठजोड़ का भी उदाहरण था। गुलामों को ये कहकर मजबूर किया जाता था कि वो अपनी आजादी खो रहे हैं, लेकिन बदले में धार्मिक मुक्ति पा रहे हैं। यानी एक तरह से क्रूरता को नैतिकता का जामा पहनाया गया। इस व्यवस्था में चर्च और धार्मिक संस्थाएं भी शामिल थी, जो खुद गुलामी के इस ढांचे का हिस्सा बन गई थी। लेख आगे बताता है कि फ्रांस अक्सर अपने इतिहास में इस सच्चाई को नजरअंदाज करता रहा है। वो ये तो याद रखता है कि उसने 1794 में गुलामी खत्म की, लेकिन ये भूल जाता है कि नेपोलियन ने बाद में इसे फिर से लागू कर दिया था और हेती की क्रांति जैसे संघर्षों में लाखों लोगों की जान गई। यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्शों की बात करने वाला देश खुद अपने अतीत के विरोधाभासों से पूरी तरह नहीं जूझ पाया। लेख का निष्कर्ष ये है कि कॉड नॉयर को खत्म करना एक प्रतीकात्मक कदम जरूर है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है, अपने इतिहास को ईमानदारी से स्वीकार करना। क्योंकि गुलामी की विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज भी समाज, राजनीति और समुदायों में दिखती है। यानी ये लेख हमें यही बताना चाहता है कि इतिहास को भूलना आसान है, लेकिन उससे सीखना और उसका सामना करना ही असली चुनौती है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, तुर्की में एर्दोआन की बढ़ती पकड़, अगला चुनाव पहले ही तय हो रहा है। इसमें तुर्की की राजनीति को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी गई है। लेख कहता है कि भले ही अगला राष्ट्रपति चुनाव 2028 में होना है, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उससे लगता है कि चुनाव का नतीजा पहले ही तय किया जा रहा है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन लगातार चल रही है। संपादकीय में हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया है कि विपक्षी पार्टी सीएचपी के नेता ऑज़गुर ओज़ेल को अदालत के जरिए हटाना और एक उदारवादी विश्वविद्यालय को बंद करना इस बात का संकेत है कि सत्ता अब लोकतांत्रिक ढांचे से हटकर एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। खासतौर पर इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू पर चल रहे मुकदमे और उनकी गिरफ्तारी को भी विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेख समझाता है कि राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करते गए हैं। संविधान में बदलाव कर उन्होंने संसदीय प्रणाली को खत्म कर एक केंद्रीकृत राष्ट्रपति प्रणाली बना दी, मीडिया और संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाया और सिविल सोसाइटी को कमजोर किया। अब हालात ऐसे हैं कि विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना और अपनी बात जनता तक पहुंचाना ही मुश्किल होता जा रहा है। संपादकीय ये भी बताता है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रा गिर रही है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद एर्दोआन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और रणनीति के जरिए समर्थन बनाए रखने में सफल रहे हैं। पश्चिमी देशों की ओर से भी अपेक्षित दबाव नहीं बन पा रहा, जिससे हालात और जटिल हो रहे हैं। अंत में लेख का मुख्य संदेश ये है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। असली लोकतंत्र तब होता है जब हर किसी को चुनाव लड़ने और अपनी आवाज उठाने का बराबर मौका मिले। अगर विपक्ष को पहले ही कमजोर कर दिया जाए तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। तुर्की में यही हो रहा है, जहां लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो अगला चुनाव सिर्फ नाम का रह जाएगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, काबा के अंदर क्या है और उसे ढकने वाला किस्वा क्या है। इसमें हज के मौके पर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा और उसे ढकने वाली चादर किस्वा की कहानी को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाया गया है।
लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि हर साल लाखों मुसलमान मक्का पहुंचते हैं और काबा के चारों ओर तवाफ करते हैं, यानी उसके चक्कर लगाते हैं, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा है। लेख समझाता है कि काबा एक सादा लेकिन बेहद पवित्र इमारत है, जिसे इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने बनाया था। बाहर से भले ही ये काले कपड़े से ढका दिखाई देता है, लेकिन अंदर का हिस्सा काफी साधारण है। 3 लकड़ी के खंभे, संगमरमर की दीवारें और फर्श, और कुछ लटकते हुए दिए। साल में सिर्फ 2 बार इसका दरवाजा खोला जाता है, जब अंदर की सफाई की रस्म होती है। इसके बाद लेख का फोकस किस्वा पर आता है, वो काली रेशमी चादर जो काबा को ढकती है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इसमें सोने और चांदी के धागों से कुरान की आयतें कढ़ी होती हैं। आज के समय में इसे बनाने में करीब 670 किलो रेशम और सैकड़ों किलो सोने चांदी के धागे इस्तेमाल होते हैं, और इसकी लागत करोड़ों रुपए तक पहुंचती है। लेख ये भी बताता है कि किस्वा का इतिहास बहुत पुराना है। इस्लाम से पहले भी काबा को ढकने की परंपरा थी। समय के साथ इसके रंग और सामग्री बदलते रहे, लेकिन अब ये काले रंग का ही होता है। हर साल इसे बदला जाता है और पुराने किस्वा के टुकड़े अलग अलग संस्थाओं या खास लोगों को दे दिए जाते हैं। अंत में लेख का संदेश ये है कि काबा और किस्वा सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये इतिहास, आस्था और परंपरा का ऐसा संगम है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक सूत्र में बांधता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी केंद्र बिंदु है जिसकी ओर पूरी दुनिया के मुसलमान हर दिन रुक करके इबादत करते हैं। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय खतरे की घंटी 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के आंकड़े। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी गई है। लेख बताता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत ही सुस्ती के साथ हुई है और 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के ताजा आंकड़े इस कमजोरी को साफ दिखाते हैं। संपादकीय के मुताबिक अप्रैल 2026 में इन 8 बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर सिर्फ 1.7% रही, जो बेहद कम है। पहली नजर में इसे पश्चिम एशिया के संकट से जोड़ना आसान लगता है, लेकिन असली समस्या इससे कहीं गहरी है। लेख बताता है कि ये गिरावट पहले से चल रही है। पिछले साल भी औसत वृद्धि दर घटी थी और उससे पहले के मुकाबले लगातार कमजोर होती गई। यानी ये सिर्फ बाहरी झटका नहीं, बल्कि घरेलू आर्थिक ढांचे में आई कमजोरी का संकेत है। लेख खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति को लेकर चिंता जताता है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगातार कई महीनों से गिरावट जारी है, जो ये दिखाता है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा पहले से ही दबाव में थी। अगर समय रहते गैस भंडारण जैसी बुनियादी तैयारियां की गई होती, तो आज हालात कुछ बेहतर हो सकते थे। उल्टा अब LNG आयात में कटौती करनी पड़ रही है, जो बताता है कि विदेशी मुद्रा पर भी दबाव है। संपादकीय ये भी बताता है कि सिर्फ 3 सेक्टर, इस्पात, सीमेंट और बिजली ही थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये भी मुख्य रूप से सरकारी खर्च के कारण है। यानी निजी मांग और व्यापक आर्थिक गतिविधि कमजोर ही बनी हुई है। उर्वरक उत्पादन में गिरावट और ग्रामीण मांग में संभावित कमी भी आने वाले समय के लिए खतरे का संकेत देती है। आखिर में लेख साफ संदेश देता है, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। PMI और GST जैसे दूसरे संकेतक भी यही बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। संपादकीय का निष्कर्ष सीधा है, अब इस खतरे की घंटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले महीनों में सुस्ती और गहराई पकड़ सकती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.